अच्छा जी, ये सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब के अंदर मोस्टली, दैट इज अबाउट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो जब भी हमने किसी प्रैक्टिकल लैब में काम करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि हम कौन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं लैब के अंदर, और उन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का हमें क्या फ़ायदा होगा और वो हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। तो इससे जब हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, हमें पीपीई के बारे में पता होता है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कोई एक स्टूडेंट्स बताएगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं लैब के अंदर जो हम यूजुअली यूज कर सकते हैं? एनीवन? ओवरऑल ग्लव्स, हाँ जी, ग्लासेस, वो ले सकता है, मास्क हो सकता है, ग्लव्स हो सकते हैं, और लैब कोट। हाँ जी, लैब कोट। हाँ जी, चार चीजें हो गई, लैब कोट, मास्क, ग्लव्स, हाँ जी, सर और समटाइम्स सेफ्टी ग्लासेस। सेफ्टी ग्लासेस, और हाँ जी, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और क्या क्या हो सकता है भाई? सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, हाँ जी, चलें, क्या लें, लेकिन इक्विपमेंट्स बताने, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। हाँ जी, और क्या हो सकता है भाई? आप लोगों ने कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यूज किए हुए हैं लैब के अंदर? लैब सर कोट लैब कोट और और मास्क, ग्लव्स, ग्लासेस। ग्लास शीट्स। सर सेफ्टी ग्लासेस। हाँ जी, सेफ्टी ग्लासेस यूज किए हुए हैं आपने, ठीक है। ये चार आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यूज किए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे पास 6 डिफरेंट फोटोज हैं, और इनके अंदर हमें डिफरेंट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ये सबसे जो सिंपलेस्ट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जो हम हर लैब के अंदर यूज करते हैं, वो हमारा लैब कोट होता है। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो फोटो है जिसमें 4 लोग खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं लैब के अंदर, इन्होंने लैब कोट पहने हैं और इन्होंने साथ सेफ्टी ग्लासेस जो हैं वो यूज कर रहे हैं। बाकी इनके पास जो है, इन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ।
तो यहाँ पर इस लैब के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ लैब कोट और सेफ्टी ग्लासेस होंगी, इसलिए उन्होंने ये दो चीजें यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने कौन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की लैब के अंदर काम कर रहे हैं। हम लैब्स को उनके अंदर मौजूद फैसिलिटीज और सेफ्टी मेजर्स के हवाले से डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो सबसे कम लेवल है लैब का, उस लेवल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1। तो जो सबसे लोअर लेवल की लैब होती है उसके अंदर सेफ्टी लेवल भी सबसे लोअर होता है, उसको हम नंबर देते हैं 1, BSL 1, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1। तो जो लैब बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 पे होती है, उस लैब के अंदर जो सेफ्टी होगी वो कम होगी। उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिमन यूज होंगे वो बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं होंगे। तो हर वो स्पेसिमन, हर वो एक्सपेरिमेंट जो नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हम प्रोसीड करते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 की लैब के अंदर। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 ये सबसे नीचे वाला लेवल है सेफ्टी के हवाले से, और इस तरह से हम बायोलॉजिकल सेफ्टी की बेस के ऊपर जो रिसर्च लैब्स होती हैं उनको 4 डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड करते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही, स्टक है। मैंने स्लाइड चेंज की ही नहीं है। सर वो पे कर दें, इस तरह समझ नहीं आ रही एक्चुअली। क्या करूं इसको? नेक्स्ट स्लाइड्स शो कर दें, इस तरह समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को भी ये लैब कोट वाली स्लाइड नजर आ रही है ना? नहीं सर, सेफ्टी No, एंड sir. सेफ वर्किंग इन लैब्स वाली। सर पहली स्लाइड पे स्टक है। ये अगली स्लाइड आपको नहीं शो हो रही? नो मैं तो सर। आगे गया हूं, मैं तो आगे गया हूं आपको। अच्छा, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है। यस सर। और अब ये चल भी रही है। यस सर। Yes, sir. अब यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो 4 आपको लोग नजर आ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ सेफ्टी ग्लासेस पहने हैं और लैब कोट पहना हुआ है। तो ये इन्होंने जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस फोटो के अंदर, वो सिर्फ वो वाले हैं जो इनकी यहाँ पर इस वक्त रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लोग हैं, ये यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने लैब कोट यूज किया है और इन्होंने सिर्फ सेफ्टी ग्लासेस जो हैं वो यूज किए हैं। अब लैब के अंदर जब भी हमने काम करना होता है तो मैंने बताया कि सेफ्टी, बायोलॉजिकल सेफ्टी की बेस के ऊपर
हम लैब को 4 डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहला लेवल होता है वो होता है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1। इसके अंदर हम वो वाले एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करते हैं। BSL-1 की जो लैब होती है वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनमें नॉन इन्फेक्शियस स्पेसिमेंट्स के ऊपर काम होगा। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर किसी इन्फेक्शन का कोई चांस ना हो। नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल हम उस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट किसी ऐसे स्पेसिमेन पे होता है जिसमें नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम BSL-1 की लैब के अंदर प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 होता है और इसके बाद सेकंड लेवल आ जाता है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2। तो जो लैब डेजिग्नेट होती है BSL-2 के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि BSL-2 है, लैब का लेवल कौन सा है, सेफ्टी लेवल कौन सा है, हम कहते हैं कि BSL-2। तो इस लेवल की लैब के अंदर जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं क्योंकि सेफ्टी लेवल ज्यादा हो गया उसका, और उसके अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं वो BSL-1 की लैब से ज्यादा होती हैं BSL-2 की लैब के अंदर। और जिस लैब को हम डेजिग्नेट करते हैं BSL-2 की लैब के लिए, वहां पर जो हम एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करते हैं, इसके अंदर जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करेंगे वो उन एजेंट्स पर होंगे जो इन्फेक्शियस होते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वो हम प्रोसीड करते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2 की लैब के अंदर। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2 है तो इसमें PPE भी ज्यादा यूज होंगे, और BSL-1 की लैब के अंदर PPE कम यूज होंगे क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स ही वो कर रहे हैं, उन एजेंट्स पे कर रहे हैं जो नॉन इन्फेक्शियस है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं और फर्दर और अच्छी लैब की, तो वो आती है BSL-3। तो BSL-3 की जो लैब होती है, इसके अंदर जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें सेफ्टी लेवल भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर हम जब काम करते हैं BSL-3 के अंदर तो हम उन एजेंट्स पर काम करते हैं जो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, जो बहुत ज्यादा कंटेजियस होंगे। तो जब हम हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स पे काम करते हैं तो हम BSL-3 में करते हैं। जैसे COVID-19 की जो डिटेक्शन है वो हम प्रोसीड करते हैं BSL-3 की लैब के अंदर, उसके अंदर ये कॉस्ट्यूम होता है। तो इसमें सेफ्टी लेवल ज्यादा है, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है जब भी हम BSL-3 में काम करते हैं क्योंकि हम हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हम कॉस्ट्यूम यूज करेंगे, इसमें हम फुली कवर्ड होते हैं और इसकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 की लैब की। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है दैट इज बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 4। बायोलॉजिकल लेवल सेफ्टी 4 के अंदर हम बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस एजेंट्स पे काम करेंगे, हाईली कंटेजियस होंगे और उनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, किसी किस्म का कोई उसका क्योर नहीं होता। तो ऐसे एजेंट्स पे जब हम काम करते हैं तो वो हम प्रोसीड कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 4 के अंदर। ये सबसे हाई लेवल की लैब होती है जो बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं लैब्स के। अब बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हमने कौन से अपनी लैब के अंदर यूज करने हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा, तो कौन से PPE हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम PPE रिपीट करते हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे वो BSL-1 के अंदर करेंगे, BSL-1 की लैब के अंदर करेंगे, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स पर करेंगे, ठीक है। लेकिन PPE की यहाँ पे भी जरूरत होती है। तो
BSL1 के अंदर जो PPE चाहिए वो वही चाहिए जो आपने बताए। एक तो लैब कोट बहुत जरूरी होगा। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट बता सकता है कि लैब कोट जो है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाँ जी, हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाँ जी, एनीवन? हाँ जी, कोई बताएगा लैब कोट हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है भाई? जो केमिकल्स होते हैं उनके स्प्लैशेस से हमारे सर स्किन कपड़ों की को प्रोटेक्शन करता बॉडी है। को प्रोटेक्ट करता किसकी प्रोटेक्शन करता है? सर स्किन की प्रोटेक्शन करता है और जो हमने कपड़े पहने होते हैं उनका किसी के साथ वो ना हो उसको प्रिवेंट करता है। हाँ जी, ठीक है। और क्या प्रोटेक्शन है? ये आपने दो बताई, और कौन सी प्रोटेक्शन देता है लैब कोट? दो मेन प्रोटेक्शंस और हैं जो आप लोगों ने नहीं बताई। सर कंटेमिनेशन की स्प्रेड को रोकता है क्योंकि हम लैब के बाहर जाके वो लैब कोट उतार देंगे तो वो हाँ जी, स्प्रेड नहीं होगा हमने को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर लैब के ऊपर कोई लैब कोट पे कोई कंटेमिनेशन आ गई है, हम जैसे ही लैब से बाहर जाते हैं हम लैब कोट उतार देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाता है जो हम लैब से बाहर लेके आ रहे होते हैं लैब कोट के ऊपर। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन लैब कोट करता है। अच्छा, अब एक और चीज है लास्ट जो लैब कोट करता है, एक और चीज करता है, एक और प्रोडक्शन करता है लैब कोट। जिस तरह से लैब कोट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहा है ना, उसी तरह से लैब कोट लैब के इंटरनल इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन करता है। बाहर से जब हम लैब के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे क्लॉथ्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगल स्पोर अटैच हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाहर से, जब हम लैब कोट में आते हैं तो लैब कोट से अपना लैब कोट पहन लेते हैं, तो हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं लैब कोट से। जब वो कवर होते हैं तो उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लॉथ्स पे एब्जॉर्ब हुए होते हैं या जो स्पोर्स एब्जॉर्ब हुए होते हैं वो लैब कोट के नीचे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लैब के इंटरनल इन्वायरमेंट की जो कंटेमिनेशन है वो कम हो जाती है। इस तरह से लैब कोट लैब के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, हमें भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, कंटेमिनेशन से बचाता है। तो ये हमारे लैब कोट के हमें फायदे होते हैं। BSL1 के अंदर हमें लैब कोट जो है वो इसलिए चाहिए होता है। दूसरा जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम BSL1 में यूज करते हैं वो होते हैं हमारे ग्लव्स, ठीक है। और सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी गॉगल्स की हमें जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हम किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे होते हैं जिसमें जो है वो स्प्लैशेस वगैरह बनने होते हैं, ठीक है, या फिर फ्यूम्स निकलते हैं तो हम सेफ्टी ग्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं लैब के अंदर, पर्सनल बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 की लैब के अंदर कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं आमतौर पे, कोई बताएगा? केमिकल एक्सपोजर। हाँ जी, केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, ये हैजर्ड है। हाँ जी, और अब कोई और स्टूडेंट बताए? अच्छा, ये डिफरेंट सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये लैब के अंदर डिस्प्लेड होते हैं। तो
जहां पर ये होंगे इसका मतलब ये होगा, अगर एरो एक साइड पे तो गाइड पोस्ट हमारे पास उस तरफ लगा होगा, इमरजेंसी से निकलने का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड, जी जी हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? आवाज नहीं आई आपकी। हाँ जी, बताएं आपने क्या कहा है भाई, आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, उसके बाद ये इसमें इमरजेंसी शार का सिंबल हो सकता है लैब के अंदर। इमरजेंसी शार की हमें जरूरत पड़ सकती है लैब के अंदर, तो जहां पर ये सिंबल होगा इसका मतलब है आप उस जगह पे इमरजेंसी शार दे सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स जहां पे डिस्प्लेड होता है वहां पे ये सिंबल डिस्प्लेड होता है। उसके बाद इमरजेंसी में हमें आई वॉश का सिंबल भी मिलता है वहां पे लैब के अंदर, ठीक है। तो ये आई वॉश का हमारे पास सिंबल है, तो जहां पे ये होगा वहां पे हम आई वॉश कर सकते हैं। डायरेक्ट शार लगे होते हैं नीचे, आप दबाएंगे तो डायरेक्ट पानी जो है वो लिवर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट पानी आपकी आंखों में आएगा। तो आई आई वॉश होता है इमरजेंसी के लिए। और इमरजेंसी रूट भी कभी कभी लैब के अंदर जो है वो डिस्प्लेड होता है कि आपने यहाँ से इमरजेंसी की सिचुएशन में बाहर निकलना है। उसके बाद ये हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, लैब कोट को हमने डिस्कस किया हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमने गॉगल्स की भी बात की। तो ग्लव्स कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और ग्लव्स हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और किसी को ग्लव्स उतारने का तरीका पता हो तो हमें बताए, शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, एनीवन। हाँ जी, कोई बताएगा ग्लव्स रिमूव करने का प्रोसीजर किसको पता है, और ग्लव्स कितनी टाइप्स के होते हैं, हमें क्या फायदा होता है इसका? मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं इसलिए कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ग्लव्स कैसे रिमूव करते हैं जब भी हम यूज कर रहे हो। Jessica, and I'm one of the technicians here at Dove Lewis, and today I'm going to talk to you about using proper degloving technique. Using a proper degloving technique is especially important in times like these, but also important when working with any infectious disease. The first thing to remember is that the outside of your gloves is considered contaminated. So you want to be very careful when taking your gloves off and touching
only the outside of your gloves with your gloved hand. And when you have a clean hand, being sure not to touch the dirty part of your glove. So first you want to start with tenting your glove like this, pulling up in the center of your palm, and be careful not to pull too hard or fast because you could rip your glove. If you do accidentally rip your glove or touch any contaminated area, make sure that you wash your hands immediately or use an alcohol-based hand sanitizer. So now that I've tented my glove, I'm going to start slowly pulling it down my hand, kind of a shimmy motion so it's not too fast and flying off. Now that I have my glove halfway down my hand, I'm going to do the same thing to the other hand. Again, tenting the glove and pulling it down, being careful not to touch the clean exposed hand now. Now I can slide this glove off and hold it bundled up in the dirty part of my other glove, and then slowly and carefully slide my finger inside my glove, because inside my glove is considered clean and my hand is considered clean. Take it and tent it and pull it off like that. I can continue touching the inside of my glove, which is now actually the outside because it was touching my hand, and pull that part off and put it into the garbage. And now I need to wash my hands or use an alcohol-based hand sanitizer and rub that in until dry. I hope that this properly degloving technique has helped you. Stay safe. हाँ जी, आप लोगों ने देखा ये ग्लव्स रिमूव करने का प्रोसीजर आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को आवाज आ रही थी उसकी कि नहीं आ रही थी? Yes, sir. आ रही थी. आ रही आ रही थी थी, सर. sir. Yes, sir, आ रही थी. अच्छा, हाँ जी, आप कोई बताएगा कितनी टाइप्स के होते हैं ग्लव्स? कोई बता सकता है? चलें जी, ये आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों ने सर्च करना है कि कितनी टाइप्स के होते हैं ग्लव्स और उनको हम कब कब यूज करते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स में कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। Okay, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट साइंस। दीज आर द वार्निंग साइंस। और ये जो साइंस होते हैं ये लैब के अंदर भी डिस्प्लेड होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट वर्क बेंच के ऊपर। और उसके साथ साथ ये जो वार्निंग साइंस होते हैं ये डिफरेंट जो केमिकल्स के बॉक्स होते हैं उनके ऊपर भी शो किए होते हैं, डिस्प्लेड होते हैं। अगर कोई एसिड का हमारे पास बॉक्स है या बॉटल है तो उसके अंदर एसिड वाली जो बॉटल होती है उसके ऊपर ये वाला साइन डिस्प्लेड होता है, सिंबल डिस्प्लेड होता है, क्योंकि वो क्रूसिव होता है। अगर वो किसी भी चीज पे गिरेगा तो वहां पे क्रूजन होगी, वो डैमेज करेगा। तो इसी तरह से डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, अब हमारा तो प्रैक्टिकल भी बायोकेमिस्ट्री का है तो इसमें तो हम केमिकल्स बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। तो हर केमिकल की जो पैकिंग होती है, उसका जो बॉक्स होता है या बॉटल होती है, उसके ऊपर जो भी उस केमिकल का हैजर्ड होता है उसका सिंबल डिस्प्लेड होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस हैजर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो सिंबल है ये क्रूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सिंबल है ये हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, हाईली फ्लेमेबल है, उसके ऊपर ये सिंबल डिस्प्लेड होगा। अब अगर कोई केमिकल जैसे कॉपर सल्फेट है उसके ऊपर ये पॉइजनस का जो सिंबल है वो डिस्प्लेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट केमिकल्स के ऊपर उनमें उनकी वजह से होने वाले हैजर्ड की वजह से वो डिस्प्लेड होता है, ताकि उसको यूज करने वाला फौरन से जैसे सिंबल देखे
तो उसको सिंबल देख के ही पता चल जाए कि ये हमारे पास केमिकल जो है इससे कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और उसने कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं ये शो हो रहे होते हैं वहां पे। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि अपनी जो प्रैक्टिकल आपकी कॉपी होगी उसके ऊपर आपने सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस का एक्सपेरिमेंट लिखना है उसके अंदर आप यही लिखेंगे कि कौन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं और लैब हैजर्ड्स कौन से होते हैं और उन लैब हैजर्ड्स के सिंबल्स कौन से होते हैं। तो आपको सर्च भी करने पड़ेंगे, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं केमिकल्स के और लैब हैजर्ड्स के, वो आपने सारे सर्च करने हैं और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी का जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आप लोगों ने ये सिंबल्स ड्रा करने हैं, उसके नीचे उस सिंबल का नाम लिखना है और सामने जो लाइन वाला पेज होगा वहां पे आपने मेंशन करना है कि ये सिंबल किस चीज का है, कौन सा हैजर्ड है और कौन सी प्रिकॉशन आपको वहां पे फॉलो करनी है जब किसी केमिकल के ऊपर या किसी वर्क बेंच के ऊपर कोई भी सिंबल डिस्प्लेड हो। ये भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो लैब के अंदर डिस्प्लेड होते हैं। उसके बाद ये और सिंबल्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का सिंबल है, ये बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर होता है। ये एक्सप्लोसिव का सिंबल है, ये बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर होता है। ठीक है, और ये फ्लेमेबल का है, ये भी एक्सप्लोसिव का है। ये कंप्रेस्ड गैस का सिंबल है, जो सिलेंडर्स जिनके ऊपर कंप्रेस्ड गैस होती है वहां पे ये वाला सिंबल डिस्प्लेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये आगे और सिंबल्स हैं, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ केमिकल्स हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनमें ये सिंबल डिस्प्लेड होता है। ठीक है, उसके बाद वो केमिकल जो कि एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस हैं, प्लांट्स के लिए हैजर्डस हैं, हमारे लिए और एनिमल्स के लिए, तो उनके ऊपर ये सिंबल बना होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल होगा जिसमें ट्री होगा जिसके ऊपर लीफ नहीं होते और एक फिश नजर आ रही होती है जो कि पानी से बाहर आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो केमिकल है, जिस केमिकल के ऊपर ये सिंबल डिस्प्लेड होगा वो केमिकल एक्वेटिक लाइफ और प्लांट लाइफ दोनों के लिए हैजर्डस है। इसलिए फिर हम इसको इस तरह से जो है वो नहीं सीवरेज में या किसी ओपन जगह पे नहीं फेंकेंगे जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल्स के ऊपर ये वाला सिंबल डिस्प्लेड होता है। ठीक है, और जो वैसे हार्मफुल होते हैं उनके ऊपर ये वाला सिंबल डिस्प्लेड होता है। तो ये डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। हैंड वॉश होना चाहिए, पीपी पहनने चाहिए। ठीक है, और ये दो मेन चीजें, एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद हैंड वॉश बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद फूड ड्रिंक्स वगैरह ये चीजें लैब के अंदर हमारे पास बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस, जब भी हम किसी लैब के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन लैब के लिए। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा सॉल्यूशन प्रिपरेशन का, जिसको हम नेक्स्ट लैब के अंदर प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन प्रिपरेशंस। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? जी स्टूडेंट्स, बच्चों कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं कर दूंगा। ठीक है, सर प्रैक्टिकल नोटबुक पे जो पहला एक्सपेरिमेंट लिखना है उसका नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड लैब हैजर्ड्स। थैंक यू सर। सर कितने हैजर्ड्स हम मेंशन करेंगे?
मैक्सिमम जितने हैजर्ड्स आप बता सकते हैं ना, आपने देखना है कि बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर, हमारा बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है, तो आपने यही देखना है कि बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स की लैब्स होती हैं, उनके हैजर्ड्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने जो है वो बायोकेमिस्ट्री के हवाले से उसको सर्च करना है, ठीक है। जी सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन भी? चलें जी, ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं फिर। सर अल्लाह हाफिज। हाँ जी। में सर सर जी वो जी। जो साइंस है वो हम लोग ब्लैंक पेज पे बनाएंगे हाँ जी, जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर जी। और उन्हीं के रिलेटेड हम लोग लाइनिंग वाले पेज पे मेंशन करेंगे हाँ हैजर्ड्स। जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही। ओके ओके ठीक है सर। चलें जी, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।